हाँ, तो इस चैप्टर का अपने पार्ट सारांश पढ़ लिया, फिर अपने इसके गद्यांश की व्याख्या वाले पोर्शन पढ़ लिया। अब अपन इसके ले लेते हैं क्वेश्चन आंसर, बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आंसर। पहले अपन जो एनसीईआरटी मतलब आपकी जो बुक के पीछे दे रखे लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, वो कर लेते हैं। देन उसके बाद में मैंने कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट भी लगाए, वो भी देख लेते हैं। बस इनको अगर आपने ढंग से पढ़ लेते हो तो इनके बाहर कुछ भी नहीं जाना, ठीक है। तो चैप्टर 15 चार्ली चैपलिन यानी हम सब, विष्णु खरे द्वारा लिखा हुआ प्रश्न तो देखते हैं। पहले, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि चैपलिन पर करीब 50 वर्षों तक काफ़ी कुछ कहा जाएगा, या फिर अभी चार्ली चैपलिन पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेखक ने ये बात क्यों और किस संदर्भ में कही है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो आंसर देखो कि चैपलिन की फिल्म कला को सामने आए अभी पौन शताब्दी ही बीती है। ठीक है, मतलब लगभग 75 साल, पौन शताब्दी का मतलब लगभग 75 ईयर्स। इस समय में उसने समस्त विश्व के दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ी है तथा अनेक समीक्षकों ने जो समीक्षक होते हैं उन समीक्षकों ने उस पर विचार किए हैं। अभी अभी उसकी कुछ नई रीलें मिली है। ठीक है, नई रील होती है ना, नई जैसा मान लो कि उस टाइम पर रील चला करती थी, इज लाइक, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट फिल्में ज़्यादातर उनकी है जिनकी जांच पड़ताल अभी होना बाकी है। अतः चार्ली का संपूर्ण मूल्यांकन करने में अभी 50 वर्षों का समय लग सकता है। मतलब बहुत फिल्में बनाई है और बहुत रीलें अभी भी उनकी पड़ी हैं, उन पर अभी चेकिंग चल रही है और क्या क्या किस किस लेवल की वो फिल्में बनाते थे, क्योंकि बहुत तगड़ा इनमें कला का हुनर इसमें उनमें पाया जाता था। इसलिए कहते हैं कि आने वाले 50 सालों में भी चार्ली चैपलिन को भी और समझा जाएगा। दूसरा, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का तथा वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है, क्या आप इससे सहमत हैं, एग्री है? तो आंसर देखो, फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाने का अर्थ है फिल्मों में सामान्य लोगों के सुख दुख का चित्रण करना। पहले क्या होता था, लगभग पहले फिल्में बनती थी राजा महाराजाओं पर, मोस्टली फिल्में, या फिर पुलिस ऑफिसर पर, बड़े नौकरी वाले ओहदों पर, उन पे बनती थी। लेकिन ये जो हैं इन्होंने फिल्मों को लोकतंत्र का मतलब कि डेमोक्रेसी, मतलब जिसमें हम अपनी मनचाही सरकार चुन सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार वोट कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी अपनी इच्छा अनुसार मूवी बना सकते हैं, फिल्में बना सकते हैं। एक सुख दुख के लोगों का, जो गरीब छोटे तबके के लोग में सुख दुख को शेयर कर रहे हैं, पहले ऐसा होता ही नहीं था, वो काम चित्रण किया तथा उसमें ऐसी विषय वस्तु को प्रस्तुत करना जो वर्ग भेद से हटकर समस्त दर्शकों का मनोरंजन कर सके। चार्ली की फिल्मों में ये एक ही मात्रा है, फिल्मों में किसी वर्ग विशेष का चित्रण नहीं है, किसी वर्ग विशेष का चित्रण नहीं कि भाई फला राजा है, कुछ नहीं है। उसकी फिल्में संपूर्ण मानव समाज की भावनाओं और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार उसने फिल्म कला को लोकतांत्रिक रूप दिया है। ठीक है, मैं चार्ली के प्रयास से पूरी तरह सहमत हूं। बहुत ही बढ़िया आंसर। नेक्स्ट, ये मैंने जितने भी अथवा में क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे बोर्ड के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आंसर सबका सेम है, इसलिए क्वेश्चन को लेना बहुत जरूरी हो जाता है। लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? अथवा चार्ली चैपलिन कौन था, उसके भारतीयकरण से लेखक का क्या आशय है? भारतीयकरण का मतलब भारतीय लोगों ने उनको अपनाया है, क्या कारण है? लेखक ने चार्ली चैपलिन का भारतीयकरण किसे कहा और क्यों? या फिर चार्ली चैपलिन के भारतीयकरण से क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? तो देखो, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और निर्माता राज कपूर ने अपनी फिल्म आवारा में चार्ली के अभिनय का अनुकरण यानी कि उनकी नकल करी है, अनुकरण प्रस्तुत किया था। लेखक ने इसे चार्ली का भारतीयकरण ही कहा था। बिल्कुल सही, ये जो लेखक हैं उन्होंने इसको चार्ली का भारतीयकरण ही कहा है, क्योंकि ये भारतीयकरण ही तो है कि उनके एज इट इज नकल किए, इसका मतलब चार्ली अब भारत में आ चुके हैं एक तरीके से। गांधी जी और नेहरू जी चार्ली की आम आदमी को संबोधित करने वाली और मानवीय संदेश देने वाली फिल्मों से प्रभावित थे, इसलिए वे चार्ली का संपर्क चाहते थे कि यार इस बंदे से कांटेक्ट किया जाना चाहिए, कि वाकई समाज में एकजुटता का काम कर रहे हैं। ये चीज हो गई। चौथा क्वेश्चन है, लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसे श्रेष्ठ माना और क्यों? लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ किसे बेस्ट माना तो क्यों माना? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहां कई रस एक साथ आए हो? हिंदी में रस का बहुत इंपॉर्टेंस आपको बताइए, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आप अपनी इच्छा से और भी कोई लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले आंसर देखो कि लेखक ने किसी कलाकृति यानी रचना में एक से अधिक रसों का साथ साथ पाया जाना
सबसे बेस्ट या श्रेष्ठकर माना है कि एक साथ 2-3 रस एक साथ अगर एक ही बात में आ जाए तो बड़ी चीज़ है, जहाँ पर वीर रस भी हो, करुणा का भाव भी हो, हास्य रस भी हो। ठीक है, कारण ये है कि जीवन में सुख दुख उत्थान पतन सभी आते हैं, अतः कला द्वारा सभी को प्रस्तुत किया जाना उसे श्रेष्ठ बनाता है। अब इन्होंने कहा कि कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो क्या? हमने कहा ठीक है, ये लो एग्जाम्पल देखो, जो तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भय बानर निकर, आई गए हनुमान जिमी करुणा में वीर रस। तो इसमें करुणा भी है, वीर रस भी है, सारी बातें एक ही में 2 रस हैं। फिर बात करते हैं निराला जी की, कुछ पंक्तियां लिए अपने। अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गगन स्पर्श स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते। मतलब इसमें हास्य रस भी है, इसमें वीर रस भी है, इसमें थोड़ी बहुत वो जो करुणा का भाव भी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप मन से और भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मन से एग्जाम्पल लिखने हैं जिनमें एक से ज़्यादा रस हो, बस ये ध्यान रखना है। फिर जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया, या फिर चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व को निखारने में उसके व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों का बड़ा हाथ है, सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। या फिर उन संघर्षों का उल्लेख कीजिए जिनसे टकराते चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व में निखार आ गया। या फिर ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया है, जीवन की जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को निखारा तो नानी की ओर से उन्हें कुछ अंशों में भारतीयता से मिलते जुलते संस्कार मिले, पाठ के आधार पर। अपन ने कहा था ना कि जो उसकी नानी थी, पढ़ा था अपन ने, तो नानी की वजह से ऐसा भारतीयों ने कुछ अंदाज़ा लगाया कि क्योंकि वो जिप्सी थी और जिप्सी यहीं से भारत से ही गए थे, तो ऐसा अंदाज़ा था कि वो भी शायद इनमें भी वो थोड़ा भारतीयकरण का कुछ अंश उस वजह से हुआ होगा। देखते हैं। चार्ली की मां को उसके पिता ने त्याग दिया था। वे दूसरे दर्जे की एक स्टेज अभिनेत्री थी, घर में भयानक गरीबी थी और मां के पागल होने पर उसको संभालना भी चार्ली की जिम्मेदारी थी। समाज के लोग चार्ली की उपेक्षा करते थे और उसका तिरस्कार यानी कि उसका बहिष्कार करते, उसको नहीं चाहते थे। चार्ली की नानी भारतीय मूल की थी, वे गुमंतु जाति की थी, लोग उन्हें जिप्सी कहते थे। लोग उन्हें क्या कहते थे? जिप्सी कहते थे। चार्ली के रगों में भी जिप्सी संस्कार थे। जिप्सी मतलब एक तरीके से जो गुमंतु प्रजाति के लोग होते हैं वो, ठीक है। इन परिस्थितियों में चार्ली को अपने जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। इस संघर्ष, क्योंकि देखो होता क्या है, इंसान जितनी ज़्यादा ठोकरें खाता है, जितनी ज़्यादा परेशानी देखता है, वो उतना ही ज़्यादा मजबूत और कहते हैं अच्छा व्यक्तित्व का धनी होता है। ये रियलिटी है। अगला क्वेश्चन, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा और हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? क्या कारण है? तो सीधी सी बात है, भारतीय परंपरा में कला में 9 रसों के प्रयोग की मान्यता चली आ रही है। ठीक है, एक ही रचना में एक से अधिक रसों की उपस्थिति और सामंजस्य भी प्रचलित रहा है, लेकिन करुणा और हास्य ये एक साथ आना ये थोड़ा कम मिलता है। इसका सामंजस्य ये तो सिर्फ चार्ली चैपलिन की जीवन शैली या फिर उनकी फिल्मों में मिलता है। ठीक है, ये भारतीय जीवन शैली में थोड़ा अनुकूल नहीं पड़ता। यही कारण है कि भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र में चार्ली की फिल्में जैसा त्रासदी, करुणा और हास्य का सामंजस्य जो है वो नहीं मिलता। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है? तो चार्ली अपने ऊपर सबसे ज़्यादा तब हंसता है जब वे स्वयं को गर्वोन्मुख, आत्मविश्वास से भरा हुआ, सफलता के शिखर पर पहुंचा हुआ, सभ्यता, संस्कृति और समृद्धि की प्रतिमूर्ति बना हुआ पाता है। जब वे अपने को दूसरों से ज़्यादा शक्तिशाली, श्रेष्ठ मान लेता है। ये सारी बातें अपने व्याख्या में और उसमें सारांश पढ़ चुके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तीनों क्लास कंटिन्यू लिया करो ताकि सब कुछ एक साथ लर्न हो जाएगा। पूरे चैप्टर के तीनों वीडियो, तीनों क्लास एक साथ लेनी है। ठीक है ना, यही तो कारण है। अब कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट बोर्ड के हिसाब से वो लिए हैं। एनसीईआरटी वाले सारे क्वेश्चन मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे कि पहला कि लेखक ने चार्ली जन्मशती को उसके जीवन का महत्वपूर्ण वर्ष क्यों माना? देखो, चार्ली की जन्मशती यानी कि हालांकि इनका जन्म 1889 को हुआ था। ठीक है, इसे ये यहाँ तक, ये जो डेट है यहाँ तक उसके जन्म को 100 साल हो चुके थे, तो जन्मशती यानी 100 वर्ष हो गए थे। तो चार्ली की जन्मशती से 75 वर्ष पूर्व उनकी पहली फिल्म बनी थी मेकिंग ए लिविंग, ये बनी थी। ठीक है, और तब से चार्ली चैपलिन की कला लोगों को निरंतर मुग्ध करती रही है। आज चार्ली भारत के लाखों बच्चों को हंसा रहा है जो उसे अपने बुढ़ापे तक याद रखेंगे। एक नया दर्शक
वर्ग चार्ली की कला देख रहा है। नया वाले भी लोग आते हैं, वो भी इसको देखकर पसंद कर रहे हैं। चार्ली की कुछ नई फिल्में तथा जो अप्रयुक्त रीलें मिली है, लगता है चार्ली की कला पर अगले 50 वर्षों तक चर्चा चलती रहेगी। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। फिर चार्ली की फिल्मों का चमत्कार क्या है, अथवा चार्ली चैपलिन की भारत को क्या देन बताई गई है, स्पष्ट कीजिए। तो चार्ली की फिल्में बुद्धि से नहीं भावना से प्रेरित, अपने पहले पढ़ लिया। वे पागल खाने के मरीजों से लेकर महान प्रतिभाशाली वैज्ञानिक आइंस्टाइन तक को रस प्रदान करती हैं। चार्ली ने फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया तथा दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा है। सब समझ में आ रहा ना आपके? बस वही बात है कि जब 2 क्लास ले चुके होते हैं, पाठ का सार और व्याख्या, तब ये बहुत इजी लगने लग जाता है, लेकिन फॉर्मेट समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। चार्ली ने अपनी फिल्मों में उच्च वर्ग के तथा शासक वर्ग के लोगों की कमजोरियों को प्रकट कर उन पर कठोर व्यंग्य किए हैं। इस प्रकार चार्ली चैपलिन ने भारतीयों को हंसाकर गुदगुदाकर बहुत उपकार किया है। ये भारतीयों के लिए और क्या चाहिए भाई? चार्ली की भारतीयों को क्या देन है? लाइफ में खुशियां ला दी, और क्या चाहिए? ठीक है, बहुत बड़ी देन है। फिर मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं, ऐसा कहने का क्या कारण है? ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। चार्ली किसी भी संस्कृति से विदेशी नहीं लगते, वे दर्शकों को चिर परिचित प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे जाने पहचाने, चिर परिचित जाने पहचाने। चार्ली में दर्शकों को अपना चरित्र नहीं, अपने जैसे लोगों का चरित्र दिखाई देता है। चार्ली के सारे संकटों को देखकर लोगों को लगता है कि ये मैं भी हो सकता हूँ, परंतु मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। ठीक है, ये तो अपने पार्ट के सार में ले लिया था, लेकिन बहुत बढ़िया आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया, इंपॉर्टेंट, आ सकता है अलग से, आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में, कि चार्ली की फिल्मों की 4 विशेषताएं अगर आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे आप? तो चार्ली की 4 विशेषताएं ये है कि भाषा का अभाव है, बिल्कुल इसमें भाषा नहीं, सिर्फ इशारों से बातें हो रही है। हास्य के साथ करुणा का सामंजस्य, ये तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। हास्य के साथ करुणा रस, ये 2 चीज़ें इनमें कॉम्बिनेशन है। अपने ऊपर तथा अपनी कमजोरी पर हंसना, ये बड़ी खास बात है। खुद गलती करते हैं उस पर खुद ही हंसते हैं, अपन को हंसाते हैं। वर्ण व्यवस्था से मुक्त तथा लोकतांत्रिक का होना, बहुत बढ़िया शानदार आंसर है। चारों अपन पढ़ चुके। फिर कला में बेहतर क्या है? बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए, या फिर चार्ली की फिल्में भावनाओं पर टिकी हुई है, बुद्धि पर नहीं। चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखो, कला में बेहतर होती है भावना जो बुद्धि को प्रेरित करती है। बिल्कुल सही, कला में क्या चाहिए? फीलिंग्स चाहिए, भावनाएं जो बुद्धि को प्रेरित करती है। अगर इंसान में भावनाएं मर जाएगी तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। चार्ली की फिल्में भावना प्रधान होने के कारण ही प्रत्येक देश तथा समय के दर्शकों को प्रभावित करती हैं। साहित्य तथा कला मनुष्य की भावना को जगा कर ही उसको प्रभावित कर, बिल्कुल सही है। जब हम कोई भी काम करते हैं, अगर उससे हमारी फीलिंग्स मैच कर जाती है, हमारे अंदर कुछ फीलिंग्स भावनाएं हो, तो काम बहुत अच्छे से होता है। तो बहुत बढ़िया आंसर है। फिर चार्ली चैपलिन यानी कि हम सब, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। पाठ के प्रतिपाद्य भाई, बहुत बढ़िया, उद्देश्य मेन ऑब्जेक्ट क्या था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, इस पर विचार कीजिए। तो चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ में महान अभिनेता चार्ली चैपलिन तथा विश्व सिनेमा में उनके योगदान को सामने लाया गया है। चार्ली की फिल्मों में संवाद बिल्कुल नहीं है, आप सबको पता है, मतलब आवाज़ नहीं है, यदि है भी तो बहुत कम, बहुत ही कम, ना के बराबर। इसका लाभ ये हुआ है कि चार्ली की फिल्में हर भाषा भाषी को अपनी ओर आकर्षित, भाई लैंग्वेज तो है ही नहीं ना, तो हर देश के अंदर चल जाती है। इशारों में सब समझते, इशारे सबके सेम होते हैं, ये इशारा सब जगह एक ही होता है, बुलाने का इशारा सब जगह सारे इशारे एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सबको आकर्षित कर सकी। संवादों के अभाव में चार्ली को अपनी फिल्मों की संप्रेषणीयता पर विशेष ध्यान देना पड़ा तथा उनको अधिक मानवीय और सजीव बनना पड़ा, क्योंकि बिना आवाज़ करे अगर किसी को समझाना हंसाना है, बहुत बड़ा चैलेंज है ये, इसलिए बहुत मेहनत करनी पड़ी और मानवीय और सजीव बनना पड़ा। ठीक है, चार्ली द्वारा प्रस्तुत करुण और हास्य रस के सामंजस्य और भारतीय रस योजना में उसके अभाव से परिचय कराना भी पाठ का उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। और चार्ली की अभिनय कला वर्ग, देश और समय के बंधन को नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती, लोकतांत्रिक पर विशेष ध्यान देती है। इस तथ्य को सामने लाना तथा भारतीय फिल्मों पर उस प्रभाव को स्पष्ट करना लेखक का मेन प्रतिपाद्य। मतलब ये चीज़ें कि फिल्में जो बनती थी वो किसी विशेष समूह के ऊपर बनती थी, किसी वर्ग विशेष बनती थी, उन सब को हम मिटा देना, एक बिल्कुल इक्वलिटी सब जगह लाना, ये लेखक का मेन और
हर कोई समझ सकता है सारी फीलिंग्स, कुछ दुख दर्द भावनाएं, सारी बातों को लाना इस मेन प्रतिपाद्य है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है कि चार्ली की प्रमुख विशेषताएं क्या है, चार्ली खुद की संक्षेप में लिखिए। तो चार्ली के या फिर अथवा ये भी आया गया है कि चार्ली चैपलिन के व्यक्तित्व की 3 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो आंसर देखते हैं। चार्ली की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है, मैंने 4 लिख दी है। पहला, प्रसिद्ध फिल्मकार है वो, लोकप्रियता पूरे विश्व में है, संघर्षशील तथा सरलता, बिल्कुल संघर्षशील व्यक्ति है, बिल्कुल सरल आदमी है, बिल्कुल भी ईगो नहीं है, करोड़ों पैसा कमा लिया लेकिन फिर भी नहीं है। नवीन रस सिद्धांत, ठीक है। देखते हैं कि एक प्रसिद्ध फिल्मकार के बारे में तो क्या है समझना, आप समझ गए होंगे कि चार्ली एक प्रसिद्ध अभिनेता और फिल्मकार हैं। उसकी फिल्में वर्ण तथा वर्ग भेद से हटकर पूर्णतः लोकतांत्रिक है। पागल व्यक्ति से लेकर महान विद्वान तक उसकी कला का आनंद सब लेते हैं। लोकप्रियता, चार्ली अत्यंत लोकप्रिय अभिनेता है। उसकी फिल्में देश, सभ्यता, संस्कृति, भाषा तथा समय की सीमाओं के बाहर जाकर लोगों को पसंद बनी हुई है। सब भाषी लोग समझ जाते हैं क्योंकि भाषा का प्रयोग ही नहीं किया गया है। संघर्षशील तो है ही, चार्ली के जीवन में सामाजिक तिरस्कार के सभी लोगों ने इसका बहिष्कार किया किसे ना, और बहुत गरीबी के विरुद्ध संघर्ष किया था इन्होंने। सफलता पाने और धन संपन्न होने पर भी अपनी सामाजिक सरलता, यानी कहते हैं ना कि साधारण जीवन उच्च विचार, वो वैसे के वैसे रहे, उनको नहीं छोड़ा। और नवीन रस सिद्धांत का मतलब ये है कि चार्ली ने अपनी फिल्मों में हास्य और करुणा के संयोजन के नवीन रस सिद्धांत, एक अलग ही सिद्धांत पारित कर दिया। कभी भी हंसी के साथ में करुणा, ये कभी भी इस रस का नवीन संपादन सिर्फ चार्ली ने किया है, बहुत कम जगह देखने को मिलता है, इसलिए कहा जाता है नवीन रस सिद्धांत, ठीक है। तो ये था चैप्टर 15, बहुत ही शानदार चार्ली चैपलिन वाला और हम सब वाला, जो अपना ओवरऑल कंप्लीट हो गया 3 क्लास के अंदर। आई थिंक आपको साथ के साथ याद हो गया होगा और बहुत कुछ आपने इसमें सीखा भी होगा, और कुछ कहते हैं ना ऑथेंटिक और सिस्टमेटिक ढंग से आपको आंसर लिखे हुए मिले होंगे, व्याख्या भी आपको मिली होगी शानदार तरीके से। तो ये था अपना चैप्टर 15 कंप्लीट।